शिक्षक होने के नाते या हम टीचर जो बन रहे हैं तो वो सामान्य सी जानकारी हमारे लिए होना बहुत ही अनिवार्य है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं वो हमारे भूमिका के तौर पे हैं, लेकिन जो अब चालू हो रहा है तो ये आपको नोट्स यहाँ से प्रॉपर तैयार करने हैं और हम आपके लिए सारा जो सिलेबस है वो कराएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई दुख दर्द गम दिक्कत परेशानी अपने मन में नहीं लानी है। हलचल तनाव कुंठा बिल्कुल दूर रहेंगे इससे। हम आपको कराएंगे, ये हमारा पक्का वादा है और वादा है। जब कोई बात 3 बार कह दी जाती है तो वो समझ लेना चाहिए हमें कि जो कहने वाला है वो ठीक कह रहा होगा। 95% लोग दुनिया में झूठे हैं, पहले भी थे आगे भी रहेंगे। तो ये हम आपको कराएंगे श्योर पक्का। और आज हमारा टॉपिक है वर्ड। तो वर्ड जो विचार टॉपिक है तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए चलते हैं। नोट्स आपको तैयार करना है यहाँ से। ये आपके लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं वो मेरे लिए एक नवीन ऊर्जा का स्रोत का काम करते हैं। तो आपके कमेंट अच्छे लगते हैं और आप कमेंट करते रहिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज वर्ड विचार। हेडिंग डाल लीजिएगा वर्ड विचार। तो वर्ड विचार में हमारा जो पहला बिंदु है वो है स्वर, और दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है प्लुत। ये 3 बिंदुओं में हमने इसे बांटा है। स्वर, ये स्वर की जो संख्या है वो 11 है, और जो व्यंजन है वो 33 हैं, और जो अयोगवा है उनकी संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं वो है 52। हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 जो है वर्ण हैं। अच्छा, दूसरी बात, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण हैं, जो मानक वर्ण हैं वो 46 हैं। ठीक है। अगले, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा है उसने जो माने हैं तो उसने 44 माने हैं। और अगर हम बात करें नुक्ता वर्णों की, जे खा फा का खा गा जा और फा, ये जो 5 वर्ण हैं ये अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, और इनका जो है समावेश अब हिंदी में हो गया है। ठीक है। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो 5 नुक्ता वर्ण हैं, तो 5 नुक्ता वर्ण और जो 52 हमारे जो कुल वर्ण हैं, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे 57 हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला को जो बांटा है वो एक बांटा है हमने व्यंजन में, स्वर में, और दूसरा बांटा है व्यंजन में। अब ये व्यंजन देखो 2 तरीका से लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये पंचमा वर्ण जो है हो जाता है 1 का 5। संधि के क्षेत्र में हम बताएंगे आपको, वो भी टॉपिक चलेगा, फिर भी समझने के लिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि ये गलत है ये गलत है, ये दोनों हैं। जो ज़्यादा हिंदी भाषित प्रेमी है वो ये लिखते हैं, और जो आधुनिक लोग हैं वो ये लिखते हैं। आप दोनों लिख दीजिए, गलत है कि नहीं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मूल रूप से स्वर की। हमारे 3 टॉपिक हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो हम उठा रहे हैं अब स्वर के लिए। तो स्वर क्या है कि वे वर्ण हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ध्यान दें, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिन्हें किसी अन्य की सहायता नहीं चाहिए, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। तो इनके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी वर्णमाला के वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। आगे से देखो, स्वतंत्र जो किसी के अधीन ना हो, अपने आप में ही स्वतंत्र है ये। स्वाधीन जो अपने अधीन हो, जो दूसरे के अधीन ना हो। स्व माने अपना, अधीन माने निर्भर, जो दूसरे पर निर्भर ना हो वो स्वर हैं।
अवरोध रहित, जिसमें कोई अवरोध ना हो, अवरोध से रहित, वो क्या है? स्वर है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें तो स्वतंत्र, स्वाधीन, अवरोध रहित ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। सभी स्वर घोष तथा अल्पप्राण होते हैं। हमारे जो स्वर हैं वो घोष और अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं, यानी जो अक्षर हैं वे तो स्वर हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। स्वर वर्ण अक्षर होते हैं, स्वर वर्ण और अक्षर होते हैं। अच्छा, फिर से देखो, उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र, स्वाधीन, अवरोध रहित ध्वनियां स्वर हैं। सभी स्वर घोष तथा अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। स्वर वर्ण अक्षर होते हैं। ये हो गई स्वर की बात। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की परिभाषा क्या है वो देखो। हिंदी वर्णमाला में वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। उच्चारण की दृष्टि से देखें, परतंत्र, पर माने दूसरा, तंत्र माने जो दूसरे के तंत्र में बंधा हो, उसके लिए हम कहते हैं परतंत्र। पराधीन, पर माने दूसरे, अधीन माने निर्भर, जो दूसरे पर निर्भर है। अवरोध सहित, यानी जिसको अवरोध होगा ही, जैसे का, तो का में आ और का, जब तक ये जो स्वर है इसको अगर नहीं जोड़ेंगे तब तक ये व्यंजन नहीं बनेगा। ऐसे ये स्वर है, वर्ण है। ठीक है। दूसरी चीज, सभी व्यंजन घोष तथा अवरोध होते हैं। सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। व्यंजन वर्ण होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते हैं। व्यंजन जो हैं वो वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते। व्यंजन वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते। यही बात ऊपर कही गई। जो व्यंजन हैं वे वर्ण तो हैं, अक्षर नहीं हो सकते। अक्षर क्यों नहीं हो सकते? अक्षर वे जब होंगे जब वे स्वर होंगे। अक्षर वे जब होंगे जब वे स्वर होंगे। लेकिन जो व्यंजन हैं वे वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते। फिर से देखो व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करें तो परतंत्र, पराधीन, अवरोध रहित ध्वनियां व्यंजन हैं। सभी व्यंजन घोष तथा अघोष होते हैं। सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। व्यंजन वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते। ये बात हो गई हमारे स्वर की और व्यंजन की। अब चलते हैं हम अयोगवाह पे। अच्छा, स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की 33 है। अब बात करते हैं अयोगवाह की। तो अयोगवाह है, उनकी संख्या है 2। ठीक है। आ माने न, ये जो अयोगवाह शब्द है ये 3 के योग से बना है। ये 3 जो हैं उनके योग से। आम, आ और योग और वाह। आ माने नहीं, योग माने जोड़, और वाह माने हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जिसमें योग की आवश्यकता ना हो, जो योग से रहित है वह अयोगवाह है। अयोगवाह होते कितने? 2। ये कौन कौन से होते हैं? ये अनुस्वार और विसर्ग है। ये मैंने आप लोगों को समझाने की दृष्टि से लिख दिया है अनुस्वार इस तरीका से। वैसे अगर इसको सही दृष्टि से देखें तो अनुस्वार ये है। ये लिखा क्यों मैंने ऐसे? कहीं आपको ये 0 या पता लगी ओ ना समझ बैठे आप, तो ये मैंने समझाने दृष्टि से सही ये है। ठीक है। विसर्ग ये है। ये जो 2 बिंदु है ना, ये विसर्ग है। तो अनुस्वार ये है और विसर्ग ये है। अच्छा, अब स्वरों का अगर विभाजन करें तो वो कितने प्रकार से है वो देख लीजिए। स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन अगर करें तो है एक मूल स्वर, जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं, एकल स्वर भी कहते हैं। ये हमने 4 नाम इसलिए लिखे हैं कि जो परीक्षक होता है, जो आयोग है, वो किस तरीका से हमसे क्वेश्चन पूछ ले ये उसकी खोपड़ी पे डिपेंड करता है। परीक्षा जो है वो ऐसे समझो
हमारी जीएफ है। अब जीएफ की तो आप समझते ही होंगे, आपका रोज पाला पड़ता होगा। जीएफ हर वो सवाल आपसे पूछ सकती है जो उसके दिमाग में उठ सकता है और आपको उसका जवाब देना है, नहीं दोगे तो वो रूठ जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो परीक्षा है, वो आयोग है, वो हर वो सवाल पूछ सकता है जो उसकी खोपड़ी में उठ जाए, तो उसका जवाब हमें देना है। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। मूल भी इसे इस नामों से पढ़ रहे हैं, मूल, ह्रस्व और एकल। अब उसका दिमाग खराब हो जाए, वो कह दे ह्रस्व स्वर क्या है, हमने ह्रस्व नहीं पढ़ा, हम मूल पढ़ के गए। तो उस दृष्टि से हमने ये चारों लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसमें पहला बिंदु है मूल, ह्रस्व, लघु, एकल। इन्हें चार नामों से हम जानते हैं। दूसरा है इसका, वो ये है, पहला ये हमारा हो गया कि संधेय स्वर। ये संधि स्वर नहीं है, ये संधेय स्वर है। संधि आप सोचते हो सर जी लिख नहीं पाए, बिल्कुल मैं होश में हूँ, बिल्कुल मुझ में कोई बेहोशी नहीं चढ़ी हुई है। संधेय स्वर इसे बोलेंगे, संधि नहीं बोलेंगे, ध्यान रख लेना। पहला बांटा है मूल, ह्रस्व, लघु, एकल स्वर में। दूसरा बांटा संधेय स्वर में। इनकी संख्या होती है 7। 4 और 3, 7 को मिला के ये बनते हैं 7। अब ये कैसे बने वो देखिए। ये संधेय स्वर है, इसको भी बांटा है। इसको बांटा है सवर्ण और दीर्घ में। तो जो सवर्ण या दीर्घ की अगर बात करें, इनकी संख्या है 3, आ, ई, उ। और दूसरे पॉइंट पे हम इसे बांटा है संयुक्त या मिश्रित स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, मिश्रित का अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं वस्तुएं हैं या वर्ण हैं, या कोई भी दुनिया की वस्तु है जो 2 या 2 से अधिक है, तो वो क्या है? वो मिश्रित हो जाएगी। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। अब ये जुड़े हुए तो हैं, देखो आ और ई अगर हम जोड़ें तो ये क्या बनेगा? ये ए बनेगा। और आ और ओ जोड़ें तो ये आई बनेगा, है। अच्छा, और ये आ और ए जोड़ें तो ये ओ बनेगा। और ये आ और औ होगा, ये सॉरी, औ अगर जोड़े नहीं, हाँ सही है, आ और ओ अगर जोड़ें तो ये ओ बनेगा। तो ये संयुक्त हो गए। ठीक है। यानी कि आ और ई को अगर हम जोड़ेंगे तो वो ए बनेगी, और आ और ओ को जोड़ेंगे तो आई बनेगी, आ और ए को जोड़े तो ओ बनेगा, आ और ओ को जोड़े तो औ बनेगा। इनका कहाँ पे यूज होता है? इनका गुण संधि में यूज होता है। किसका? ए और ऐ का। और जो ओ और औ है, इनका होता है यूज वृद्धि संधि में। वृद्धि कब होती है? जो एक से ज़्यादा है। जैसे माता पिता होते हैं, जब उनकी संतान जब उत्पन्न होती है तो वहाँ पे क्या होती है? वृद्धि होती है ना। तो वृद्धि होती है वहाँ पर। और ये गुण है, ये तो गुण है ही है। ठीक है। फिर से समझो स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन जो है वो 2 रूपों में किया गया है। पहला है मूल या ह्रस्व या लघु या एकल स्वर। ये या का चिन्ह होता है। ठीक है। और ये दूसरे बिंदु बांटा है इसे संधेय स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। तो ये जो ह्रस्व, मूल या लघु एकल स्वर हैं वो आ, ई, उ हैं। और जो सवर्ण स्वर, सवर्ण या दीर्घ स्वर हैं, उनकी संख्या है 3, आ, ई, उ। और जो संयुक्त या मिश्रित स्वर हैं वो हैं 4, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये 4 और ये 3, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये देखो 7 बनेंगे। ये दोनों जुड़ के क्या कहलाएंगे? संधेय स्वर। ठीक है। अब अगर इनके मात्रा के आधार पर हम बांटेंगे किन्हें? स्वरों का। एक तो विभाजन ये हो गया, ये इसके सब डिवीजन में ये बट गए, यानी सह विभाजन में। तो ये दूसरा है इसका मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन क्या है वो समझो। ये आ है, इसमें 1 मात्रा है। ये आ है, यानी कि इससे 2 गुना समय लगेगा, तो ये 2 मात्रा हो जाएगी, तो ये आ कहलाएगा। और ये जो 3 मैंने लिखा है,
ये होता है प्लुत स्वर। तो इसमें 3 मात्राएं होती हैं, यानी कि आ का 3 गुना अगर जो बोलने में समय लगेगा तो वो हो जाएगा प्लुत, और आ से 2 गुना जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा दीर्घ, और जो आ है वो अपने आप में 1 मात्रा है। तो छोटे आ में 1 मात्रा होती और बड़ो आ में 2 मात्राएं होती हैं। देखो 1 2 और ये 1, और इसमें 3 मात्राएं होती हैं। ये 3 मात्राएं हमने आज तक कहीं लिखी हुई नहीं देखी हैं, तो उसको हम शो करने के लिए 3 बना देते हैं। ठीक है, तो उच्चारण कालमान की दृष्टि से हम देखें किसको, स्वरों के विभाजन में मात्रा के आधार पर, तो 1 मात्रा के अनुसार छोटा और 2 मात्रा के अनुसार पर बड़ा और 3 मात्रा के अनुसार पर ये वाला आ बन जाएगा। ये इस प्रकार से शो किया गया आ, और ऊपर को हटा के ये 3 बनाते हैं। अब सुनो, 1 मात्रा वाले जो अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आ, ई, उ और री। इसे क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी अपनी जगह पे कोई री पढ़ता है, कोई लिर पढ़ता है, कोई ऋण पढ़ता है। इसका अगर सही उच्चारण हम करें तो ये री होता है। बोल के देखो, री, ना कि री होता है। तो इसे री पढ़ेंगे, ना कि लिड़ ऋण, जी नहीं पढ़ते हैं, ये री होता है। कहते हैं वो शुरू में हमें पढ़ाया गया कि ऋण से ऋषि, ऋण से ऋषि, ऋण से ऋषि, ऋण से ऋषि कुछ नहीं होता है, री से ऋषि नहीं होता। अब वो बेचारे हमारे अध्यापक की थोड़ी कोई गलती थी, वो उन्हें जिन अध्यापकों ने पढ़ाया उन्होंने हमें पढ़ा दिया। लेकिन ये चीज़ें जब पता लगती है, जब आयोग इसके लिए क्या ठहराता है ना। तो अब सुनो आ की बात, इसमें है 1 मात्रा, तो ये इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, आ ई ऊ री। और इसमें है बड़े आ में 2 मात्रा, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत आएंगे, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। और ये जो प्लुत स्वर है ये ज्ञात तो नहीं है इसके कितने होते हैं, लेकिन हम एक समझने की दृष्टि से जो हमने सिंबल बना रखा है उसमें 3 अक्षर होते हैं, आ उ मा, यानी ह्रस्व आ, ह्रस्व उ और मा। तो ये कुछ इस तरीका से दृष्टि बना लेते हैं हम, इस तरीका से इसे शो करते हैं, ऐसा ओम। ये जो है ये संकेत चिन्ह है इसका ओम, जो हम अपने धार्मिक जो क्या बोलते हैं धार्मिक चिन्ह भी मानते हैं हिंदू धर्म में। तो ये हो गया हमारा मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। उच्चारण काल की दृष्टि से 1 मात्रा में ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा में दीर्घ स्वर और 3 मात्रा में प्लुत स्वर। अच्छा, अब इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो जो प्लुत स्वर है उसका यूज की हम बात करते हैं, उसका यूज होता है हंसने में। जैसे कोई व्यक्ति हंसता है, बहुत ही प्रफुल्लित मुद्रा में होता है, तो हा 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 हा, तो वो ऐसे हंसता है। अब इसका रोने में होता है, रोते नहीं है, जब कोई ऐसी घटना घट जाती है हृदय विदार तो रोते हैं, तो वे ऐसे करके रोते हैं। अब संगीत की दृष्टि में, संगीत में महिलाएं गीत गाती है ना कि बन्नो तेरी अखियाँ सुर में दानी, इस तरीका से, तो वे उसमें अच्छा शास्त्र में तो है इसका जो छंद शास्त्र है उसमें भी इसका सौंदर्य की दृष्टि से शास्त्र जो छंद शास्त्र है उसमें सौंदर्य की दृष्टि, सौंदर्य की अभिवृद्धि, यानी जो प्लुत जब लग जाता है उसमें तो वह सौंदर्य की दृष्टि से वो चीज़ और अच्छी लगती है और अच्छे लगने लगते हैं वो स्वर। ये प्लुत स्वर का योग है। तो इसका प्लुत स्वर का योग कहाँ होता है, हंसने में होता है, रोने में होता है, संगीत में होता है। ठीक है, सौंदर्य दृष्टि। और इसका यूज कहाँ होता है, जब तक हमारी प्रेमी का खुश है तब तो वो हमसे प्रेम से कहेगी कल्लू, और जब हमारी उससे बिगड़ जाएगी तो वो क्या गई, ओ कल्लुआ। तो यहाँ पे 3 समा लगे, वैसे क्या कही कल्लू, और जब गुस्सा में होगी कल्लू, और जब वो और ज़्यादा गुस्सा में होगी ओ कल्लुआ, तो वो ऐसे करके बोलेगी, है ना। तो पहले जब वो प्रेम में होगी थोड़े तो बोलेगी कल्लू कैसे हैं, और जब वो थोड़ी गुस्सा में होगी तो कहेगी कलुआ, ओ कलुआ कैसो है, और जब वो और ज़्यादा गुस्सा में होगी और तुम भागते होगे, पकड़ में नहीं आ रहे हो, तो वो कहे ओ कलुआ, तो ऐसे बोलती है। तो इसका यूज ऐसे होता है। अच्छा, अब इसे एक बार पुनः देखते हैं। ये जो वर्ण विचार हमने देखा है इसे हमने 3 सब टॉपिकों में, सब में 3 बिंदुओं में इसे बांटा है, स्वर, व्यंजन
और अयोगवाह। तो स्वर की जो संख्या है वो 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है और अयोगवाह की संख्या 2 है। ठीक है, हमने स्वर की बात की तो जो स्वर हैं वो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की अगर बात करें तो 52 है। अर्थात हिंदी वर्णमाला में वो पूछेगा आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे 52। वो आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण कितने हैं, आप जवाब देंगे 46। कितने? 46। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण हैं 46। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण जो मारे गए हैं वो है 44। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वो है 44। हिंदी वर्णमाला में नुक्ता अगर जोड़ लिए जाएं, इनकी संख्या है 5, क, ख, ग, ज और फा। तो ये जो 52 हैं हमारे और ये हमारे हो जाएंगे 5, तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 57। अब अगर हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हैं, इन्हें हमने बांटा है तो ये 2 बन जाएंगे, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 में अगर बांटे तो ये स्वर और ये व्यंजन हो जाएगा और ये एक अयोगवाह। तो अभी हम स्वर और व्यंजन की बात कर रहे हैं, वो कैसे है? तो जो स्वर है उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र, स्वाधीन, अवरोध रहित ध्वनियाँ हैं। ये जो परिभाषा मैं लिख रहा हूँ ये मैंने खुद नहीं बनाई है, ना मैंने अपने पास से लिखी है। ये ऐसी परिभाषा एक बार पेपर में आई थी और आयोग ने इसे ठहराया सही। तो जब पेपर में आयोग से ही ठहरा देता है तो वो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आप सभी लोग नोट कर लें इस चीज़। स्वर क्या है? उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र, स्वाधीन, अवरोध रहित जो ध्वनियाँ हैं वो स्वर हैं। नेक्स्ट, सभी स्वर घोष तथा अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। स्वर वर्ण अक्षर होते हैं। फिर से देखो एक बार, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ये वर्ण विचार की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। हम बात कर रहे हैं अभी स्वर की। तो स्वर क्या है? उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र, स्वाधीन, अवरोध रहित ध्वनियाँ स्वर हैं। सभी स्वर घोष तथा अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं और स्वर वर्ण अक्षर होते हैं, वर्ण या अक्षर होते हैं। अच्छा, व्यंजन की बात करें, व्यंजन उच्चारण की दृष्टि देखें तो परतंत्र, पराधीन, अवरोध रहित, अवरोध सहित। इसमें अवरोध होगा, यानी कि जब व्यंजन का हम उच्चारण करेंगे तो उसमें अवरोध होगा। हमारी जीभ जो है वो स्वतंत्र नहीं होगी, कहीं ना कहीं से टकराएगी ही, तो उसमें अवरोध जरूर होगा। तो वो क्या है? अवरोध सहित है। सभी व्यंजन घोष तथा अघोष होते। सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। व्यंजन वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अयोगवाह की अगर बात करें तो अयोगवाह 3 शब्दों का जोड़ है। तीन शब्दों को अयोगवाह जो है तीन चीजों से मिलकर बना है। एक आ, एक योग, योगवाह। आ माने नहीं, योग माने हो जिसका वह है अयोगवाह, अर्थात जिसका योग ना हो वह अयोगवाह। इसमें किसी का योग नहीं, ना स्वर ना व्यंजन है। तो ये कितने होते हैं? 2। एक तो होता है विसर्ग, विसर्ग को इस तरीका से चिन्हित करते हैं, और ये होता है अनुस्वार, उसको इस तरीका से चिन्हित करते हैं। अगर हम स्वरों का विभाजन करें तो उन्हें दो सब टॉपिक्स, 2 सहयोगी में बांटा गया। पहला है स्वरों का विभाजन करें तो पहला इसका बिंदु है स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन है। तो पहला इसका मूल या ह्रस्व या दीर्घ या एकल स्वर, इनकी संख्या है 4, अ, ई, उ और ई। फिर इसको बांटा है दूसरा ये है संदेह स्वर, इनकी संख्या है 7। वो 7 कौन कौन सी है? 3 है, एक आ, ई, उ और 4 ये ए, आई, ओ, औ। तो 4 और ये 3, ये हो जाएंगे 7। इनकी संख्या संदेह स्वर की हो जाएगी 4। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन, मूल स्वर नंबर 1 लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या एकल स्वर, नंबर 2 संदेह स्वर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो संदेह स्वर है उसे भी 2 में बांटा गया है। पहला है आ और दूसरा है बा। तो आ के अंतर्गत आ जाएंगे सवर्ण या दीर्घ स्वर और दूसरे आ जाएंगे संयुक्त या मिश्रित स्वर। तो स्वर जो वर्ण हैं, सवर्ण वर्ण हैं या दीर्घ वर्ण हैं वो है आ, ई, उ, और संयुक्त या मिश्रित स्वर हैं वो है 4 ए, आई, ओ, औ। तो जो ए और आई हैं उनका जो यूज होता है, उनका जो उपयोग होता है वो होता है गुण संधि में, और जो ओ, औ का है उसका होता है वृद्धि संधि में।
अब ये मात्रा के आधार पर नंबर 2 की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन उच्चारण कालमान की दृष्टि से अगर देखें तो भी इस प्रकार बांटा गया। पहला है आ, दूसरा है आ और तीसरा है आ, यानी कि एक मात्रा वाला होगा ह्रस्व, 2 मात्रा वाला होगा दीर्घ और 3 मात्रा वाला होगा प्लुत। अच्छा, इसके अंतर्गत ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? वो आएंगे आ, ई, उ और ई। और दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? वो आएंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत के अंतर्गत आएंगे, वो ज्ञात तो नहीं है लेकिन हम अपनी दृष्टि से समझने के लिए उसे देख रहे हैं, आ, उ, मा, ये इसके अंतर आए। इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं और इसका जो चिन्ह की बात करें तो भी इस प्रकार बनाते हैं। इनका यूज कहाँ होता है? हंसने में, रोने में, संगीत शास्त्र में, स्वर सौंदर्य में अभिवृद्धि के लिए। ठीक है, तो अब आठाकृति के आधार पर अगर स्वरों का विभाजन करें तो ये छोटे छोटे 2 पार्टों में डिवाइड होगा। पहला होगा वर्तुलित या वृत्ताकार, दूसरा होगा अवर्तुलित या अवृत्ताकार। वर्तुलित या वृत्ताकार की संख्या 5 है। इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो हैं उ, ओ, औ, आ। और वर्तुलित या अवृत्ताकार के वर्णों की बात करें, इनकी संख्या है 6। इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वे हैं अ, ई, री, ए और ऐ। और जीवा भाग के आधार पर स्वरों का अगर विभाजन करें तो ये छोटे छोटे 3 भागों में बटेगा। पहला भाग है हमारा अग्रभाग जिसकी संख्या है 5। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं वे हैं ई, री, ए और ऐ। और दूसरा है वो है मध्य भाग, तो इसके अंतर्गत जो आएगा वो एक वर्ण आएगा, वो है आ। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पर आएगा हमारा पश्च भाग, इसकी संख्या है 5। इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वे हैं आ, उ, ओ और औ। और 5वें नंबर पे अगर जीवा और तालु की स्थिति या मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन करें तो पहला इसमें हो जाएगा वो है संवृत, दूसरा हो जाएगा अर्धवृत, अर्धसंवृत और तीसरा हो जाएगा विवृत और चौथा हो जाएगा अर्धविवृत। तो ये संवृत है। इसके अंतर्गत जो आने वाला वर्ण है वो है ई, उ और री। इसकी संख्या है 5। और दूसरे नंबर पर जो अर्धसंवृत है इसकी संख्या है 2। इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो आएंगे ए और ओ। और तीसरे नंबर पे जो है विवृत है, इसके अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है वो है 1 और वो कौन सा है आ। और चौथे नंबर पे अर्धविवृत, इसके अंतर्गत जो वर्ण आएगा वो आएगा ए और औ। तो इनकी जो संख्या है इनकी संख्या है 2। ठीक है, अब जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन अगर करें तो देखिए नंबर 1 हो जाएगा सवर्ण या सजातीय, नंबर 2 हो जाएगा अवर्ण या विजातीय। सवर्ण या सजातीय के अंतर्गत आएगा आ और इसी आ से बनेगा बड़ा आ और इसी छोटी ई से बनेगी बड़ी ई और इसी छोटे ऊ से बनेगा बड़ू ऊ। अब सजातीय का मतलब एक ही जाति के, जैसे एक ही घर में एक छोटा होता है और एक ही बड़ा होता है, एक छोटा भाई या एक बड़ा भाई, तो उनकी जो जाति है वो एक ही होगी ना। ऐसा थोड़ा ही है कि वो दूसरी जाति का होगा छोटा वाला और बड़ा वाला दूसरी जाति का होगा ना, उसमें सिर्फ छोटा और बड़ा का अंतर हो सकता है। तो इसे सजातीय कहेंगे या सवर्ण यानी कि एक ही वर्ण के कहेंगे। तो सजातीय यानी कि जो छोटा आ है वो जो बना है वो छोटे आ से ही बड़ा बना है, बड़ा आ, और जो छोटी ई है वो छोटी ई से ही बड़ी ई बनी है। और ये जो छोटो ऊ है ये जो बड़ा बना है वो छोटे ऊ से बना। अब बात करते हैं आवर्ण या विजातीय की। जो आवर्ण या विजातीय है वो छोटा आ और ये है बड़ी ई। अब ये देखिए
छोटा आ अपने आप में भिन्न है और बड़ी ई अपने आप में भिन्न है, तो ये विजातीय हो जाएंगे ना, एक जाति इस थोड़े ही है। दूसरा है ये ए है और ये ए है, ये भी विजातीय हैं। और ये तीसरा हो जाएगा ओ और ये ओ, ये भी विजातीय है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो प्रकृति के आधार पर स्वरों का अगर विभाजन करें तो ये अनुनासिक या अनुनासिक इसे बोलते हैं पहले नंबर पे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा अनुनासिक या निरानुनासिक। इस निरानुनासिक को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये भी सही और ये भी सही। तो ये अनुनासिक या अनुनासिक, इसकी संख्या है 9। इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो है आ, ऊपर चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु का चिन्ह है। ठीक है, चंद्र बिंदु है ना, वो ऐसे करके शो किया जाता है। ये जो चंद्र बिंदु है इसका जो उच्चारण स्थान है वो मुख और नासिकाग्र बोला जाता है। तो ये चंद्र बिंदु छोटे आ के ऊपर लगा देते हैं, या इसे छोटे आ को ह्रस्व बोलते हैं, या बड़े आ के ऊपर लगाएं तो ये बड़े आ के ऊपर ये लगेगा तो ये आ बोला जाएगा, ई। लेकिन जिस पे ये पाई होगी लगी हुई ऑलरेडी, तो उस पे ये चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। जैसे ये ई है तो इस पे आप सोचें कि ऐसा कर दें तो ये गलत हो जाए, क्योंकि अगर पाई है, यदि पाई लगी हुई है तो ये चंद्र बिंदु ना हो के सिर्फ ये लगेगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये री पे कोई पाई थोड़ी है, तो ये पूरा चंद्र बिंदु एज इट यहाँ पे लगा देंगे, ए पे ही भी लगा देंगे। और ये आई है, आई पे ऐसे नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आई पे लगाएंगे ऐसे करके, अभी ये सही है। और ये ओ पे भी ऐसे लगाएंगे, ओ पे पता लगी हम ऐसे कर दें, आपने कहीं देखा हो ऐसा लगा हुआ ना, ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये ओ, इसी दृष्टि में ओ ऐसे होगा, ना कि ऐसे, ये गलत हो जाए। तो ये अनुनासिक और निरानुनासिक, इसकी संख्या है 11। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं आ, ई, उ, री, ए और ओ। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पे, ओ और ओ होगा। ठीक है, ओ और ओ। ठीक है, फिर से देखेंगे आ, ई, उ, री, ए ओ और ओ। इनकी संख्या 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, एक हो जाएगा इसका वर्तुलित या वृत्ताकार, इनकी संख्या हो जाएगी 5, ओ और आ। दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आ वर्तुलित या आ वृत्ताकार, इसकी संख्या 6। और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हो जाएंगे आ, ई, री, ए और ए। और जीवा भाग के आधार पर स्वरों का अगर विभाजन करें तो इसे 3 भागों में हम विभाजित करेंगे। नंबर 1 है अग्रभाग, नंबर 1 है अग्रभाग, नंबर 2 है मध्य भाग, नंबर 2 है मध्य भाग, नंबर 3 है पश्च भाग, नंबर 3 है पश्च भाग। और अग्रभाग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं वो है ई, री, ए। इसकी संख्या हो जाएगी 5। और मध्य भाग के अंतर्गत आने वाला वर्ण है आ, इसकी संख्या हो जाएगी 1। और पश्च भाग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो है आ, उ, ओ, इसकी संख्या हो जाएगी 5। और अगर जीवा और तालु की स्थिति या मुंह खुलने के आधार पर अगर हम स्वरों का विभाजन करें तो हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा संवृत, नंबर 2 हो जाएगा अर्धवृत, नंबर 3 हो जाएगा विवृत, नंबर 4 हो जाएगा अर्धवृत। तो संवृत जो है उसके पहले नंबर में आने वाले जो वर्ण हैं वो है ई, उ, री। तीसरे नंबर पे जो आ जाएगा वो है ए और ओ। चौथे नंबर पर आ जाएगा विवृत, इसके अंतर आने वाले जो वर्ण हैं वो है आ। और चौथे नंबर पर है अर्धवृत, विवृत, इसके अंतर्गत आने वाले हो जाएंगे वर्ण वो है ए और आई। जाति के आधार पर स्वरों का अगर विभाजन करेंगे तो ये 2 भागों में विभाजित होगा। नंबर 1 होगा सवर्ण या सजातीय, नंबर 2 होगा अवर्ण या
विजातीय। सवर्ण का अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो है आ से बनेगा आ, ई से बनेगा ई, ऊ से बनेगा ऊ, और ये विजातीय में आ और जो ई है ये दोनों अपने आप में अलग हैं, और ये ए और जो आई ये भी अपने आप में अलग हैं, और ये ओ और ओ ये भी अपने आप में अलग हैं, इसीलिए इसे विजातीय कहा गया है। और ये 7वें नंबर की अगर बात करें प्रकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, तो ये इसके अंतर्गत पहले नंबर पर आ जाएगा अनुनासिक, जिसे सा अनुनासिक के भी नाम से जानते हैं। इसकी संख्या हो जाएगी 9, और ये चंद्र बिंदु लगेगा इन वर्णों के ऊपर। ये कैसे लगेगा वो देखो, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा तो ये अनुनासिक कहलाएगा या सा अनुनासिक कहलाएगा। इसी प्रकार ई के ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु ह्रस्व ई के अंतर्गत, या ये दीर्घ ई है, या री है, या ए है, या आई है, या ओ है, या औ है। तो ये जो इसके ऊपर जो पाइयाँ हैं लगी हुई, इसमें हम चंद्र बिंदु लगाएंगे नहीं, इसमें सिर्फ ऐसे करके ये डॉट लगेगा, अनुनासिक का चिन्ह लगेगा। और इसके अंतर्गत आएंगे जो वो आ ई री ए ओ औ, और इसलिए दूसरे नंबर जो होगा वो होगा अनुनासिक या निरनासिक। इसकी संख्या हो जाएगी 11। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण होंगे आ ई उ री ए आई ओ और औ। इसकी संख्या हो जाएगी 11। तो साथियों पेन उठाओ और नोट करो, लिखो लिखो स्वर। पहले लिखेंगे जो स्वर है ऐसे करके लगा के, ये वर्णन का चिन्ह होता है। लिखो हिंदी वर्णमाला में वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं स्वर कहलाते हैं। विशेषताएं लिख लो। वर्णमाला, सॉरी वो थोड़ी सी जानकारी इनकी लिख लो स्वर की। हिंदी वर्णमाला में, ये पॉइंट वाइज ऐसे लिखना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52, हिंदी वर्णमाला में कुल मानक वर्ण 46, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 46। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अनुसार, ये अपने आप लिखते रहना कौन सा पॉइंट है आपका। माध्यमिक शिक्षा बोर्डानुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 44, माध्यमिक शिक्षा बोर्डानुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 44, हिंदी वर्णमाला में नुक्ता क ख ग जा और फा, ये नुक्ता बोलते हैं। ये जो इसके नीचे लगाते हैं, ये लगा रखा है मैंने, ये नुक्ता बोलते हैं इसे। हिंदी वर्णमाला में नुक्ता क ख ग जा और फा, ये हो जाएंगे 52 ऊपर वाले कुल वर्ण, और 5 ये नुक्ता, ये 57 हो जाएंगे। अब लिखो हिंदी वर्णमाला में स्वर, लिखो इसकी डेफिनेशन। उच्चारण की दृष्टि से स्वर स्वतंत्र, स्वाधीन, अवरोध रहित ध्वनियाँ स्वर हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र, स्वाधीन, अवरोध रहित ध्वनियाँ स्वर हैं। सभी स्वर घोष तथा अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर घोष तथा अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, स्वर वर्ण या अक्षर होते हैं। स्वर वर्ण या अक्षर होते हैं। व्यंजन की बात करें तो उच्चारण की दृष्टि से परतंत्र, पराधीन, अवरोध सहित ध्वनियाँ व्यंजन हैं। परतंत्र, पराधीन, अवरोध सहित ध्वनियाँ व्यंजन हैं। सभी व्यंजन घोष तथा अघोष होते हैं। सभी व्यंजन घोष तथा अघोष होते हैं। सभी व्यंजन अनाक्षरिक
होते हैं। सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। व्यंजन वर्ण तो होते हैं। व्यंजन वर्ण तो होते हैं। व्यंजन वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं। व्यंजन वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं। आगे लिखो अयोगवाह के बारे में। ऐसे करके ये बना लो अपने हिसाब से, चाहे स्टार बना लो जैसे आप चाहो। इसे लिखो अयोगवाह, फिर बाद में ब्रैकेट लगा के इस तरफ लिखना। पहले अयोगवाह लिख लो इस तरफ, ये चीज़ इस तरफ लिखना, ठीक है। और वैसे ऐसी भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी सुविधा अनुसार डाल लो इसे। अयोगवाह अयोगवाह डालने के बाद फिर ये अनुसार लिखो और इसका ये चिन्ह बना लो। फिर ये विसर्ग लिखो और इसका ये चिन्ह बना लो, ठीक है। फिर हम बात करें क्या बोलते हैं, स्वरों के विभाजन की। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन, पहला पॉइंट डालें कैपिटल लेटर बनाएंगे इसका एक का। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। फिर ये छोटा वाला ये बनाएंगे एक, मूल या ह्रस्व या लघु या एकल स्वर। फिर डाल लो 4 बना लो और फिर ये बराबर का सिंबल लगा के अ, ई, उ और री लिख लो, ठीक है। मूल, ह्रस्व या लघु या एकल स्वर, ठीक है। एकल कहते हैं एक को, आ, ई, उ, री। फिर ये छोटा वाला 2 बनाओ, इसे लिखो संदेह स्वर, इनकी संख्या 7 कर लो। 3 + 4 = 7। डायरेक्ट मत लिख लेना 7, फिर समझ नहीं पाओगे। फिर ये जो 2 संदेह स्वर है इसको बांटो ऐसे करके, चाहे तो ए या बी के रूप में बांट लो, चाहे आ या बा के रूप में बांट, अपनी सुविधा के अनुसार। तो सवर्ण या दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 3 कर लो, आ, ई, उ। और संयुक्त या मिश्रित स्वर, इनकी संख्या 4, वो इस तरीका से लिखो, संयुक्त या मिश्रित स्वर 4। ए बराबर आ, ई, ए बराबर आ और ओ, और ओ बराबर आ और आई, ए, और अ बराबर आ और ओ। ऐसे करके इनके एरो लगा लो ना, और ये लिखो गुण संधि, फिर नीचे लिखो वृद्धि संधि। अब लिखो मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़ा 2 बनाएंगे और लिखेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। फिर लिखेंगे ऐसे करके उच्चारण कालमान की दृष्टि से, यानी कालमान होता है समय, समय की दृष्टि। अब एक मात्रा जब बोलो तो कम समय लगेगा, 2 बोलो तो उससे ज़्यादा लगेगा, 3 बोलो तो उससे ज़्यादा लगेगा। तो लिखो मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। फिर लिखेंगे उच्चारण कालमान की दृष्टि से। फिर ऐसे लिखो आ, फिर उसके बनाओ एक मात्रा ब्रैकेट में, फिर लिखो ह्रस्व, जो या का चिन्ह है ये ऐसे करके जो मैंने बनाया। चाहे तो आप ऐसे करके यहाँ पर भी लिख सकते हो, ऐसे करके या ह्रस्व। इसी तरीके से चाहे यहाँ पे लिख लो दीर्घ, वो यहाँ पे जगह नहीं थी उस दृष्टि से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो लिखो आ एक मात्रा ह्रस्व, अ, ई, उ, री। और फिर लिखो बड़ा, इसे बोलते हैं आ, इसमें लिखो 2 मात्रा दीर्घ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर लिखो ये प्लुत स्वर, इसे बनाओ 3, छोटा आ बनाओ और ये ऐसे करके 3 बनाओ, ये ऐसे करके बनाना है यहाँ पे। इस तरीका से, ठीक है, ऐसे बनाओ 3 मात्रा। फिर लिखो प्लुत। अब प्लुतों की संख्या अज्ञात नहीं, फिर भी हम पढ़े लिखे लोग कैसे मान जाएं किसी चीज़ को, कल्पना कैसे कर लें। आ, उ, मा, इस तरीका से लिखें, आ, उ, मा, इसे ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो। फिर नीचे लिखो प्लुत स्वर का
प्रयोग। इसे लिखो, हंसने में, रोने में, संगीत शास्त्र में, स्वर सौंदर्य में अभिवृद्धि के लिए। ठीक। तो साथियों, तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। नंबर 1 डालो, वर्तुलित या वृत्ताकार, और ब्रैकेट में लिखेंगे 5। नंबर 1 वर्तुलित या वृत्ताकार, ब्रैकेट में 5, और ये विवरण का चिन्ह लगाएंगे। फिर लिखेंगे उ, ओ, औ, अ। फिर लिखेंगे दूसरे नंबर पर अवर्तुलित या अवृत्ताकार, इनकी संख्या हो जाएगी 6, और लिखेंगे अ, ई, री, ए, ऐ। और चौथे नंबर पर लिखेंगे जीवा भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसके अंतर्गत लिखेंगे पहला नंबर अग्रभाग, इनकी संख्या लिखेंगे 5। जीवा भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीवा भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन। नंबर 1 लिखो अग्रभाग। नंबर 1 अग्रभाग, इसके अंतर्गत आ जाएगा ई, दीर्घ ई, री, ए और ऐ। मध्य भाग में लिखेंगे, इसकी संख्या 1 ब्रैकेट में, फिर वो चिन्ह लगाएंगे विवरण का, और लिखेंगे ह्रस्व आ। फिर लिखेंगे पश्च भाग, ब्रैकेट में 5, और विवरण का चिन्ह लगाएंगे। फिर लिखेंगे दीर्घ आ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ। जीवा और तालु की स्थिति या मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। जीवा और तालु की स्थिति या मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। नंबर 1 लिखेंगे समवृत्त। ये समवृत्त मत लिख देना ऐसे करके, समवृत्त, पता लगी ये वृत्त हो जाए, ये गलत हो जाएगा। होश हवास में हूँ मैं, कोई दारू वारू नहीं पी रखी है मैंने, सादा आदमी हूँ बिल्कुल। तो ये समवृत्त है। फिर समवृत्त लिख दो, छोटी समवृत्त के अंतर्गत, बड़ी, छोटो ऊ, इसे बोलते हैं ह्रस्व ऊ। पढ़े लिखे की भाषा में इसे बोलेंगे ह्रस्व ऊ, और वैसे बोलेंगे छोटा ऊ। और ये बड़ा ऊ बोलेंगे, क्योंकि अब बड़े हो गए अपने लोग, तो इसे ढंग से बोलेंगे। इसे लिखेंगे दीर्घ ऊ, री। सेकेंड नंबर पे लिखेंगे अर्ध समवृत्त, और इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वे हैं ए और ओ। तीसरे नंबर पे यानी थर्ड नंबर हम लिखेंगे विवृत्त, इसके अंतर्गत दीर्घ आ। चौथे नंबर पर लिखेंगे अर्धविवृत्त, अर्धविवृत्त चौथे नंबर पर। इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं ए, औ, ए, औ। जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। नेक्स्ट नंबर 6 लिखेंगे जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। नंबर 1 लिखेंगे सवर्ण या सजातीय। नंबर 1 लिखेंगे सवर्ण या सजातीय। इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो लिखो आ, ह्रस्व, और सीधा डंडा लगाएंगे बिल्कुल ऐसे करके, ये ऐसे करके लगाएंगे। ये तो या का चिन्ह बन जाएगा, ये वाला ऐसे लगाएंगे, क्योंकि एक ही जाति का है ना ये। तो आ, फिर लिखेंगे दीर्घा, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे दीर्घ ई, फिर लिखेंगे ऊ, फिर लिखेंगे दीर्घ ऊ। सेकंड नंबर पर लिखेंगे अवर्ण या विजातीय।
इसके अंतर्गत लिखेंगे छोटा आ यानी ह्रस्व आ, दीर्घ ई, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे औ। 7वां नंबर है ये, 7वां नंबर। तो लिखेंगे प्रकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसके अंतर्गत पहला लिखेंगे अनुनासिक या सा अनुनासिक। इसके अंतर्गत ब्रैकेट में डालेंगे 9, लिखेंगे चंद्रबिंदु और उसका वो लगाएंगे सिंबल चंद्रबिंदु का। इसके आगे लिखेंगे इसका जो उच्चारण है वो मुख और नासिका से होता है, यानी मुख नासिका। फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे आ चंद्रबिंदु, दीर्घा पे चंद्रबिंदु, फिर ई पे चंद्रबिंदु, फिर दीर्घ ई पे अनुस्वार, बिल्कुल खाली ऐसी डॉट लगा देंगे। फिर री के अंतर्गत लिखेंगे चंद्रबिंदु लगाएंगे, फिर ए के अंतर्गत लिखेंगे और चंद्रबिंदु, फिर आई के ऊपर डॉट लगा देंगे अनुनासिक वही, और फिर लिखेंगे ओ अनुनासिक और औ अनुनासिक। अनुनासिक या निरानुनासिक, इसके अंतर्गत आएंगे 11 वर्ड आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, री, ए, ओ, औ। साथियों ये हमारा स्वर है वो कंप्लीट हो गया है। तो साथियों बताएंगे ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करेंगे अपने सवाल। कोई आपकी शंका हो तो वो हमें कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।